हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे साथ हैं एमपीपीएससी 2020 में सिलेक्टेड अजीत मेरावी सर। और सर डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर सर का चयन हुआ है। तो आइए सर से बात करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। सर अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए कि आपकी कैसी जर्नी थी थोड़ा सा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे लोगों से जुड़ने का मौका दिया। और मैं आपको इस अब सभी एमपीपीएससी एस्पिरेंट फैमिली की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं कि आप अपने कीमती समय निकाल कर कोचिंग के साथ साथ लोगों के मार्गदर्शन के लिए या वीडियोस वगैरह बना रही हैं। तो मैं अपना एक संक्षिप्त में पहले आपको परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अजीत मेरावी है। मैं बालाघाट की बैयर तहसील के एक छोटे से गाँव अलना का रहने वाला हूँ। और मेरी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा वहीं सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ी से हुई है। और उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हुआ था, जहाँ पर मैंने 11वीं तक अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने 1 साल कोटा में आईआईटी जेईई की तैयारी की थी। फिर मेरा चयन आईआईटी रुड़की में हो गया था, जहाँ से मैंने 2015 में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है, ये सारी चीज़ें रही। तो मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैं तैयारी करूँ, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो शुरू में कभी ये तो नहीं रहा था कि एमपीपीएससी में आना है, लेकिन ये दिमाग में हमेशा था कि सिविल सर्विसेज में आना है मुझे। और एमपीपीएससी का उस समय तो दिमाग में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तैयारी मैंने शुरुआत किया, और शुरू से दिमाग में यही था कि यदि मैं आईएएस की तैयारी भी कर रहा हूँ तो अंत में मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज करनी है। और जो मैं टेक्निकल जिस बैकग्राउंड से मैं कर रहा हूँ तैयारी, वो मैं जाके आगे मैं ऑप्शनल लूँगा, ये मेरा प्लान था शुरू में। तो ऐसा ही करते हुए मैंने दिल्ली में कोचिंग करी मेडीसी से, अपनी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद लगभग 8 महीने की वहाँ पे कोचिंग रही, दिल्ली में मैं रहा। उस समय मेरा स्वास्थ्य लगभग कोचिंग के बाद में मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन मुझे पता नहीं था वहाँ पे कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया। और जब मैंने वहाँ पे पहली बार जब मैंने आईएएस का अटैम्प्ट दिया 2016 में, तो मेरे एग्ज़ाम के दौरान ही मुझे पता चला, ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो फिर भी मैं उसे ध्यान नहीं दिया, जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, वो अटैम्प्ट तो मेरा ख़राब ही गया। उसके बाद मैं घर चला गया। घर पर जाके भी मैंने लगभग 1 महीने शायद मुझे लगा कि शायद मेरा खाना पीना अच्छा नहीं, इसके कारण मेरा स्वास्थ्य ख़राब है, लेकिन होता था। इस कारण से मैं तैयारी ज़्यादा हो नहीं पाई मेरी, और बीच में कुछ गलत आदतें भी लग गई। जैसे कि मेरा थोड़ा स्ट्रेस से डील करने के लिए मुझे गेमिंग वगैरह की आदत लग गई मुझे, तो इसके कारण मेरा टाइम बहुत ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। और इस कारण मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर अगला अटेम्प्ट भी इसी ख़राब हुआ मेरा। तो ऐसे ही करते करते गई 2018 आ गया। 2018 में मेरे भाई का कॉलेज कंप्लीट हुआ। तो मेरा भाई का प्लान था कि अब क्या करना है कॉलेज के बाद। तो उसने ये सोचा कि मैं इंदौर जाऊँगा और एमपीपीएससी की तैयारी करूँगा। तो उस समय मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं आगे जाके एमपीपीएससी की तैयारी करूँगा। मुझे था कि मैं इंदौर जाऊँगा और अपनी आईएएस की ही तैयारी करूँगी, क्योंकि घर में मेरी पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो इसी मूड से मैं इंदौर आया। जुलाई 2018 में, जुलाई या अगस्त 2018 में मैं आया था यहाँ पे इंदौर में। तो अपनी तैयारी शुरू करी मैंने। मेरा भाई ने तो कोचिंग ज्वाइन करी, मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था। और लगभग 5 महीने मुझे मिले। 6 जनवरी को मेरा पेपर था वहाँ पर। भोपाल मेरा सेंटर था। तो थोड़ी बहुत जो मैंने तैयारी करी, मैंने गया एग्ज़ाम देने वहाँ पर जब मैं एग्ज़ाम देने गया वहाँ सेंटर में, तो जब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया, तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि मेरा जो सेट था उसमें शुरू के जो लगभग 15 क्वेश्चन थे, वो थोड़े से उनका लेवल टफ था, तो वो मुझे बने नहीं। तो क्या हुआ, एकदम से मैंने कि उन सारे क्वेश्चनों को मैंने काउंट कर लिया एक टाइप से कि मुझसे कितने क्वेश्चन नहीं बने। तो मुझे एकदम से फिर एंग्जाइटी अटैक आ गया, नहीं यार मेरे इतने क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं मुझे, अब क्या होगा। ऐसे फिर एकदम से लगभग आधे घंटे मेरा दिमाग ब्लैंक रहा कि एक एंग्जाइटी अटैक। मैंने पहले सिर्फ सुना था कि होता क्या है, कैसा क्या है, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है करके। तो आया दुनिया भर के ख्याल आ रहे हैं दिमाग में कि यार अब क्या होगा तू तो, क्योंकि 2015 से 2019 लगभग 4 साल हो गए थे मुझे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। तो एक एग्ज़ाम मुझसे निकली नहीं थी, फिर एक स्टेज भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। तो बहुत सारा दिमाग में ख्याल आने लगे कि यार तू तो इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन्स है तेरे से, तू एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा, अब क्या करेगा, अब तेरा फ्यूचर क्या है, ये सारी आई। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे खुद को मैंने संभाला। आधे घंटे बाद लगभग जो मैं लगभग ब्लैंक रहा था मेरा दिमाग, फिर मैंने अपना ये सॉल्व किया जैसा भी है कि भाई अब तो हो गया, तेरा टाइम ख़राब हो गया, अब जितना बचा है जैसा भी है सॉल्व कर उसको, जितना भी पेपर बचा है। तो वैसे भी होना तो है नहीं तुझे तेरा, तो अपना तू जितने क्वेश्चन तुझसे बन रहे हैं उतने सॉल्व कर। तो
फिर आगे क्वेश्चन बनने लगे। और फिर सेकंड शिफ्ट में था, वहाँ पे भी मैंने यही सोचा कि ठीक है अब तो आ ही गया तो अच्छे से जितने क्वेश्चन तुझे बन रहे हैं वो दे। तो ऐसा ऐसा करके लगभग 11 अटैम्प्ट ही IAS का मेरा ऐसे ही गया, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होना था, ये तो मुझे पता था। तो फिर वही रेलवे स्टेशन की जर्नी मेरी, मैं वहाँ से भोपाल से इंदौर रेलवे स्टेशन में आ रहा था, तभी मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार, क्योंकि मुझे जाना अंत में सिविल सर्विसेज में ही है, तो शायद मुझे अब अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं IAS के थ्रू जाऊँ, अपने IAS के थ्रू जाऊँ मैं IAS के लिए, तो शायद ये रास्ता मैंने गलत चुना, मुझे अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उस समय थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हो गया था MPPSC के बारे में, कि कैसा कैसा क्या है, क्या सिलेबस है, कैसा कौन सी पोस्ट मिलती है, क्या करना होता है। तो वही मैंने उस स्टेशन में अपनी जर्नी में ही डिसाइड किया कि नहीं अब जो है अपने इंजीनियरिंग को हम टाटा बाय बाय बोलते हैं, हाथ जोड़ा इंजीनियरिंग से, कि अब हो गया बस इंजीनियरिंग, यहीं तक का साथ था इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद फिर मैंने 6 जनवरी से ही 6 जनवरी को ही डिसाइड किया था कि नहीं अब मैं MPPSC की तैयारी फुल फ्लेज करूँगा और इसको इंजीनियरिंग को साइड रखना। उसके बाद ऐसा था कि शायद 2019 का जो प्री का पेपर था वो अप्रैल में आने वाला था। तो मैंने देखा कि हाँ लगभग मेरे पास 2.5-3 महीने हैं, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा प्लान था। तो 2019 से मेरी MPPSC की जर्नी शुरुआत हुई, और यही 2020 के फिर 2020 में जो MPPSC की 2020 की भर्ती है उसमें मैंने डिप्टी कलेक्टर में चयनित हुआ। आप ये बताइए कि आपने कोई भी कोचिंग नहीं लिया है, ना ही प्री के लेवल पे लिया है, ना ही मेंस के लिए लिया है, और इंटरव्यू के लिए भी यहाँ तक कि आपने कोई भी कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी की है। तो इसका रीज़न क्या था, आपने कोचिंग क्यों नहीं ली? क्योंकि मोस्टली लोग कोचिंग लेते ही हैं। जी, इसके बहुत सारे रीज़न थे। एक फाइनेंशियल रीज़न भी था और एक पर्सनल रीज़न भी था। कि एक तो पहली बात तो क्या कि हमारे घर में सिर्फ पापा जी हैं जो कि जॉब में हैं, और उन्होंने कभी हम 3 भाई बहन हैं, तो उन्होंने कभी किसी के लिए उन करियर के लिए किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं कहा। तो उन्होंने हमारी जो भी डिमांड थी कि हम यहाँ कोचिंग करना चाहते हैं, हम यहाँ अच्छी जगह से पढ़ना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया उन्होंने। तो मेरा ये भी था कि मेरी छोटी बहन है वो नागपुर में रह रही थी, तो उसको भी खर्चा था। मेरा भाई था, उसने भी कोचिंग लगाया था, तो उसका भी लगभग खर्चा हुआ था। और इंदौर में हम तो रह ही रहे, तो उसका अलग खर्चा था। और बस घर में एक ही इसकी सैलरी आती है, तो उसके कारण भी थोड़ा मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार शायद फाइनेंशियल बर्डन पापा को ना दिया जाए ज़्यादा। और क्योंकि थोड़ा बहुत इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी के कारण मुझे GS वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था कि हाँ इसकी पढ़ाई कैसे की जाती है, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, और थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होती थी। तो इसके कारण एक पहला कारण तो ये था कि मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, फाइनेंशियल के कारण ज़्यादा मैं बर्डन देना नहीं चाहता था पापा के ऊपर। और दूसरा कारण यह भी था कि एक अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। जैसे मैंने बताया कि मुझे पहले भी बेसिक आइडिया था, तो मतलब कि यह कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। और थोड़ा मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ये मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से मैं खुद की तैयारी कर सकता हूँ। और हाँ बस यही 2 रीज़न थे जिसके कारण मैंने कोचिंग वो प्रेफर नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मतलब उनका ऐसा सोचना रहता है कि कोचिंग अगर करेंगे तो ही निकलेगा MPPSC या कोई भी एग्ज़ाम। तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे आपसे कि बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से। आपने कोई किसी भी कोचिंग के नोट्स भी यूज़ नहीं किए, तो इसका क्या रीज़न था, क्यों नहीं किया आपने नोट्स यूज़ किसी भी? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ सबका एक ही डाउट रहता है सारे एस्पिरेंट्स का कि टॉपर ने कौन से नोट्स पढ़े या किस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं। केवल नोट्स में ही बोलते हैं कि उनको पता लग जाए कि किसने कौन से नोट्स पढ़े। तो ऐसे में आपने कोई नोट्स ही नहीं पढ़े आपके केस में, तो कैसे आपने मैनेज किया और क्या पढ़ा फिर? जी, मैं इसके लिए तो आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए कोचिंग के नोट्स जो होते हैं वो मेरा खुद का ये मेरा मानना है कि यदि आपने कोचिंग लगाई है, किसी भी कोचिंग लगाई है, उसके बाद यदि आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, जो मैं जितना मैंने देखा, जितना मैंने अध्ययन किया कोचिंग के नोट्स का, तो मुझे समराइज्ड फॉर्म में लगते हैं। वहाँ पे चीज़ें कहानी के एक जो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं बताया जाता, वहाँ सीधे दिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये प्रस्तावना, इसकी इतनी विशेषताएँ हैं। तो वो वहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देता कि जो एक कंसेप्ट है दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो एक तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो मुझे कनेक्शन ढूंढने की बहुत ज़रूरी था कि यार मैं मतलब कि चीज़ों को समझूँ कैसे। एकदम से मैं एक तो वैसे ही मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, मैं आपको बताया जैसे भी कि
मुझे कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट, या कुछ रटना होता है। देखिए रटने से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ही चीज़ें ना रटूँ, कुछ चीज़ें समझूँ भी। और कोचिंग में लगा नहीं रहा था, जिसके कारण मुझे मेरी मजबूरी बन गई थी किताबें पढ़ना। और किताबें क्या मतलब, एक ही चीज़ के लिए मुझे 2 किताबें पढ़ना मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अच्छे से मुझे समझना था। तो देखिए, ये डाउट तो है, सबके मन में आता है कि कोचिंग के नोट्स से पढ़ें कि किताबें पढ़ें। तो देखिए, इस मामले में मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप किताबों के भरोसे ही रहिए, क्योंकि जो जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैं तो कहूँगा कि मैं कितना किस्मत का धनी रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरुआत करी तो मुझे इतना टाइम मिलता गया कि मैं अच्छी किताबें पढ़ सकूँ, अच्छा उनको प्रॉपर टाइम दे सकूँ, चीज़ों को समझ सकूँ। और कोचिंग के नोट्स से ये होता है कि आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो देखिए कि आप लोग, आपके हालात अलग हो सकते हैं, मेरे हालात अलग थे, तो उसके कारण ही मैंने ये चीज़ें प्रेफर करी कि मैं किताबों से पढ़ता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ किताबों से ही तैयारी करी है। और लगभग सभी ने किसी न किसी कोचिंग के नोट से ही पढ़ के अपनी अब सिलेक्शन लिया है इसमें। तो देखिए, ऐसा तो कोई है नहीं कि कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है। देखिए, सबसे मैं तो यही मानता हूँ कि जो आपको सूट करता है, मुझे सूट करता था कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं किताबें पढ़ता था। मुझे नोट्स पढ़ना इसलिए अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे, मतलब मेरा ऐसा एक माइंडसेट था उस समय कि मैं कोचिंग के नोट्स में जो लिखा है वो मुझे रटना ही पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता था उस समय कि भाई इतनी चीज़ें लिखी है तो ये मुझे याद ही करना है। लेकिन जब मैं किताबें पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसमें तो कुछ कहानियाँ हैं, कोई कंसेप्ट को एक कहानी के तरीके से, कि स्टोरी के थ्रू एक समझाया गया है क्योंकि वहाँ कंसेप्ट में कंसेप्चुअली तरीके से समझाया जाता है, वहाँ पे किसी भी फैक्ट को या किसी भी डेटा को एक तरीके से बताया जाता है। और वो सारी चीज़ें जो नोट्स में होते हैं वो हटा दिया जाता है, क्योंकि वो एज सच वो रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ समझने के लिए। क्योंकि इन द एंड जो कोचिंग में जो समराइज फॉर्म में चीज़ें होती है वही लिखना होता है, मैं भी वही लिखता था, लेकिन मुझे सिर्फ समझने के लिए मैंने किताबों का यूज़ किया। तो देखिए, आपको जैसा जमता है, आपके हिसाब से आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपका पढ़ने का तरीका कैसा, उसके हिसाब से आप कोचिंग नोट्स भी अच्छे हैं, कोचिंग नोट्स से भी सिलेक्शन होता है। और आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा भी सिलेक्शन, वैसे मैंने कोचिंग नोट्स प्रेफर नहीं किया, किताबों से ही, तो किताबों से भी होता है। तो आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। आप ये ना सोचें कि मैं मेरा सिलेक्शन किताबों से हुआ है तो कि आप भी सिलेक्शन किताबों से लेंगे, या सिर्फ किताबों से ही सिलेक्शन होता है, या सिर्फ कोचिंग के नोट्स से ही सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस समझनी है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और फिर देखिए कि आपको क्या जमता है। क्योंकि इन दी एंड पढ़ना आपको है, समझना आपको, लिखना आपको है। तो आप जितना अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, आपको समझ कहीं से भी आए, उतना अच्छे से आप लिख पाएंगे। प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रीलिम्स क्रैक करने की? ये देखिए, प्रीलिम्स के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया अभी कि मुझे रटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और प्रीलिम्स में लगभग फैक्ट ही अपना जो हमारा एमपीपीएससी का जो पैटर्न है उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो मेरा तो शुरू से ही था कि प्री में मुझे बस पास करना है जैसे तैसे, और कट ऑफ क्लियर करना है मुझे। और मैं नहीं चाहता कि मैं उस, मतलब मेरा फोकस कभी नहीं रहा था कि इसमें मैं नंबर लाऊं, ऐसा ये था। तो मैं तो आपको स्ट्रेटजी तो शायद मैं अच्छे से आपको बता ना पाऊँ, क्योंकि मेरा तरीका अलग था थोड़ा इसका प्री के लिए। तो आप प्री के लिए तो यही कीजिए कि मल्टीपल रिवीजन कीजिए आप, क्योंकि मैं भी कुछ पोर्शन के लिए मैं मल्टीपल रिवीजन किया जाता है। जैसे कि मैं जब मैं करंट अफेयर्स तैयार किया करता था प्री के लिए, तो मैं ऐसा किया करता था कि लगभग एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन पहले जो यूट्यूब में वीडियो डल जाते हैं कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं अपने लगभग 1.5 साल के, कोई ना कोई डाल ही देता है। तो उसके मैं अपने नोट्स बना लिया करता था मंथ के हिसाब से, जनवरी का, फरवरी का, इस हिसाब से लगभग 1.5 साल का मैं बना लिया करता था। फिर उसको, क्योंकि मैं 3 स्लॉट में पढ़ाई किया करता था, सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से 5:30, और फिर 6 बजे से 8:30। तो इन्हीं 3 स्लॉट में मैं सुबह जैसे ही आया तो मैंने 1 महीने का सुबह का मैंने अपना, जैसे जनवरी का मैंने सिर्फ रीडिंग मार ली उसको मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये याद करना है। उसके बाद फिर मैंने खाना खाने के बाद आया तो फिर मैंने 1 महीने का करंट अफेयर्स सिर्फ रीड मार लिया उसका। फिर शाम के टाइम में आया मैं अपने थोड़ा वॉक वगैरह करके, तो फिर मैंने किसी और मंथ का कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके मैं लगभग जो करंट अफेयर्स हुआ करता तो 2 से 3 बार मेरा 15 दिन में रिवाइज हो जाता था पूरा। और फिर मैं जो भी मुझे याद हो जाता तो मैं क्रॉस कर दिया करता था वहाँ पे, ये मुझे याद हो गया। और जो एमपी का जो पोर्शन हुआ करता था, एमपी के लिए मैंने देखा कि किस तरीके से कितने डेप्थ तक क्वेश्चन जा रहे हैं उन्हें, मतलब कौन से एरियाज में उनका फेवरेट है। जैसे कि एमपी में
जो हमारे हिस्ट्री में कुछ कुछ हैं, जैसे भोज हैं, जो भोज परमार हैं, तो वो उनके फेवरेट हैं। कुछ कुछ रूलर है वो उनके फेवरेट हैं, वहाँ से पूछा जाता है। और हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। मांडू भी है उनका। तो ऐतिहासिक स्थल बहुत। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा कि किस तरीके से जो मतलब लगभग हर साल पूछा ही जाता है उन्हें। तो मैंने इन एरिया पे मैंने फोकस किया। और एक स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहूँगा जो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मुझे जब मैंने आईएएस का अटेम्प्ट दिया था तो मुझे एंग्जाइटी अटैक आ गया था, तो मैंने अपने माइंडसेट पे ही काम किया था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टॉपिक से हट के, कि जब मुझे 6 जनवरी को जब वो एंग्जाइटी अटैक आया था, तो उसके बाद मैंने, खैर मेरा पेपर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मैंने उसकी तैयारी भी छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए अच्छा पल तो नहीं था वो, लेकिन उससे मैंने कुछ सीख के निकला वहाँ से। और वो जो सीख थी उसी ने मुझे आज सिलेक्शन दिलाया यहाँ पर अभी। उसमें तो मैंने उसमें 2 चीज़ें सीखी थी उस समय, और वो लगभग मेरा माइंडसेट ऐसा बन ही गया था। पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी थी कि यार, कि जो हम इस माइंडसेट से मुझे जानना है, मतलब पेपर देने की, कि मुझे जो आता है मैं वो करके आऊँगा। सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात नहीं है। तो सिर्फ मैं इसी माइंडसेट जब कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मुझे आता है, और जो नहीं आता वो नहीं आता, अब उसके लिए मैं क्या है, उसके बाद सोच के भी मैं क्या करूँगा ऐसा करके। तो ये था। तो पहला माइंडसेट तो हमेशा शुरू से यही रहा। और उसके बाद से मतलब कोई भी एग्ज़ाम दिया तो मेरा माइंडसेट यही रहा कि मैं सिर्फ जो बनता है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और फिर बाकी देखना जाएगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मतलब दिमाग में कभी ये रहता ही नहीं था कि मैं सिलेक्शन लेने जा रहा हूँ प्री के लिए, या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहा हूँ, मुझे निकालना है। तो बस मैं जाता था, पेपर सॉल्व करके आता था बस। और उसके बाद 2 पेपर होते थे अपने, तो प्री के लिए 2 पेपर होते हैं। तो उसमें ऐसा भी था कि फिर एक भी माइंडसेट आ गया था मेरा कि जो पिछले पेपर में हुआ, क्या मैंने क्या लगा के आया, वो मैं बस भूल ही जाता था वो, कि दिमाग में आना ही नहीं है, वो आना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या करके आया, क्या छोड़ के आया, क्योंकि उसका इधर पे मैं इम्पैक्ट पड़ने नहीं देता। तो ये भी मैंने चीज़ें सीखी कि नहीं यार, जो हो गया अपना पेपर चला जा चुका है उसको मैं माइंड में हावी ना होने दूँ, कि यार उसमें मैंने ये छोड़ दिया, अब मेरे को इसमें अच्छे नंबर खींचने हैं, या इस तरीके से चीज़ें मैं कभी आने नहीं देता। जो पेपर आया उसको नए सिरे से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी यदि मैं आगे दूंगा तो करूँगा, ये मेरा माइंडसेट बन चुका है सिर्फ उस एपिसोड के कारण ऐसा है। तो वही चीज़ें हैं। फिर मैं अपने प्री के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि मैंने बताया कि यही माइंडसेट की बात की, तो मैं इस माइंडसेट से जाता था एग्ज़ाम देने की, यार लगभग 10 क्वेश्चन जो होंगे हमारे प्री में, वो मतलब उसमें मैं एमपीपीएससी को देके जाता था कि भैया आपको जो पूछना पूछिए आप, मतलब आप जितनी डेप्थ तक जाना चाहें, जहाँ से आप बिल्कुल पीजीएचडी लेवल का पूछिए, जो पूछना है आपको वो पूछिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं वो 10 क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाऊंगा और कुछ करना ही नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं सिर्फ उन्हीं से ही मेरे को नंबर अपने स्कोर करने हैं, वहाँ से मुझे नंबर खींचना, वहाँ से मुझे बस क्वालिफाई करना है और आके मेंस देना है। तो ये मेरा माइंडसेट हुआ करता है। इसके कारण मेरा क्या था कि अभी मुझे इसके बाद मुझे कभी एंग्जाइटी अटैक नहीं, मैं मतलब एकदम कूल माइंड से मैंने सारे प्री के सारे मेंस के पेपर दिए। तो जो मेरा माइंडसेट था, मुझे लगता है कि जो वो ख़राब इंसिडेंट मेरा रहा, लेकिन उससे जो मैंने सीखा, तो उस माइंडसेट ने मुझे अभी तक के जितने भी मैंने दिया वो मुझसे क्लियर कराया। मेंस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको क्या लगा कि किस पे करना चाहिए मेंस में, थोड़ा सा? देखिए मेंस का ऐसा है कि मेंस में अपना सिलेबस बहुत बड़ा है लगभग, और कभी कंप्लीट आपका होगा नहीं, ये तो आप लिख के ले लीजिए। आप बस एक बार आप बस देख सकते हो, एक सिलेबस पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा भी है कि अभी तो शायद अभी तो सारी यूनिट से लगभग बराबर बराबर बनाने लगे हैं। लेकिन मेरा ये ऐसा एनालिसिस रहा था, जब मैंने एनालाइज़ किया पेपर्स को, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे, वो स्कोरिंग एरियाज़ हैं। जैसे थर्ड पेपर मुझे लगा कि हाँ स्कोरिंग है, तो वहाँ पे ज़्यादा वो मेहनत की जाए। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स से 30 नंबर का आता है, तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि 30 में से मुझे 30 मिले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जहाँ मतलब लगभग ऑब्जेक्टिव नेचर है वो, मतलब कि आप जो पूछा यदि आप वही चीज़ें लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो थोड़े हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअल नेचर तो है वहाँ पे, लेकिन लगभग सभी वही पढ़ते हैं, और लगभग चीज़ें भी सारे वही नोट्स पढ़ते हैं, वही किताबें पढ़ते हैं, तो लगभग हर किसी का आंसर सेम होता है, ऐसा मुझे लगता है अभी भी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे दूसरों से एज लेने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, मेरा जो एनालिसिस रहा था। तो ऐसा ऐसा करके मैंने अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मेंस की प्रिपरेशन को, कि
जो सारे टॉपिक्स हैं उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि ए प्लस और ए माइनस। तो ए में होता था ए का मतलब था मेरे लिए एवरेज, जिसमें मुझे बस एवरेज मार्क्स लाने हैं, जितने कि जैसे 30 है तो 30 में से 15 आ गए काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा ऐसा था कि भाई जो सब लिखते हैं वो बस मैं लिख के आऊँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना नहीं है, लोगों से आगे निकलना नहीं है। और फिर ए प्लस जो पोर्शन था उसमें मैंने कुछ कुछ टॉपिक खुद ही सिलेक्ट कर रखे थे जहाँ मुझे लगा था कि मैं लोगों से अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं और मैं किताबों से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, थोड़ी बहुत मेरी वोकेबलरी उनसे अच्छी रहेगी, थोड़ी बहुत टेक्निकल वर्ड मैं उनसे अच्छे यूज़ कर पाऊँगा, और थर्ड पेपर में तो मैं थोड़ी अच्छी डेफिनेशन उनसे लिख पाऊँगा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ एरियाज़ थे जहाँ मैंने ये सोच रखा था कि नहीं मैं लोगों से एज लूँगा। तो वो मेरा ए प्लस का पॉइंट था, जहाँ मुझे एवरेज से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आने, एज लेनी है वहाँ से। और जो ए माइनस एरिया था जो मेरा था, वहाँ पे मैंने सोचा था कि कुछ ना बने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, वो मुझसे छूट भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं 10 क्वेश्चन का मार्जिन लेके ही जाता हूँ। तो वो भी मार्जिन था, ए माइनस मेरा मार्जिन ही था। तो ऐसे ही उसके बाद फिर एक और चीज़ मैंने किया था कि मैं लगभग 3 मार्कर जो आते हैं पर, तो 3 मार्कर में ऐसा होता है कि कभी कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे इस बार भी हिस्ट्री में हुआ, बहुत सारे लगभग 5-6 क्वेश्चन थे, मतलब कि लोग पहली बार ही देख रहे थे वो। तो ये इन चीज़ों में भी मैंने किया कि नहीं यार, हर पेपर का मैंने लगभग इतने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए थे कि मुझे पहले पेपर में यदि शुरू में से 5 ना बने जिसमें मैं ब्लैंक भी छोड़ के आऊँगा, तो उस चीज़ को मैं अपने दिमाग पे हावी होने नहीं दूँगा। इस माइंडसेट पे जैसे मैं शुरू में बताया कि काम किया। तो ऐसे-ऐसे करके मैं हर पेपर में आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे कि 3 नंबर कितने नहीं बने, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो बनता है उसको अच्छे से लिखो और आगे बढ़ो। और फिर वही बताया कि पिछले पेपर में क्या हुआ, कोई बना, कुछ नहीं बना, कोई बात नहीं, आप नए सिरे से उसको सॉल्व करो। तो इन चीज़ों को मैंने कभी हावी होने नहीं दिया, तो ये मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी रही। बाकी जो मटेरियल है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल्फ स्टडी मुझे करी तो मैंने किताबों से ही पढ़ा, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ा। सोर्स बहुत सारे थे क्योंकि मैं स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ रहा था, तो मुझे लगभग इंटरनेट का मैंने खूब इस्तेमाल किया, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं तो कहता हूँ प्रिपरेशन में मेरा इंटरनेट का बहुत बहुत बड़ा योगदान था। और स्टैंडर्ड किताबें थी वो तो है ही हैं, और कोचिंग नोट्स मैंने रेफ़र नहीं किया, तो थोड़ा सा टाइम लगता था मुझे तैयार करने में, कोई भी टॉपिक करने में। तो उसके कारण क्या हुआ कि मैं आंसर राइटिंग को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। ध्यान का मतलब मैं किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वही वाली बात हो रही थी कि मेरा पहले कंटेंट तो कंप्लीट हो, मैं लिखूँगा क्या वहाँ जाके। तो ये चीज़ें थी, तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। बाकी जो ऐसा बोला जाता है कि भई आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है और लगानी चाहिए। तो वही मैंने बोला कि आपकी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। मेरी परिस्थिति था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, जब तक मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो मैं वहाँ जाके लिखूँगा क्या? ठीक है। और क्योंकि थोड़ा-सा मैं पढ़ाई में शुरू से थोड़ा अच्छा ही रहा था मतलब, तो मुझे ऐसा भी था कि नहीं, मुझे यदि आता है तो मैं लिख लेता हूँ। तो यदि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड मतलब कि आप शुरू में आपने स्कूल में शायद उतना अच्छे से पढ़ाई ना की हो, और आपकी बेसिक कंसेप्ट उतने क्लियर ना हो, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। वो, और टेस्ट सीरीज़ ही नहीं, मतलब टेस्ट कीजिए खुद को। टेस्ट सीरीज़ एक टूल है खुद को टेस्ट करने का, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। तो मेरा तरीका ये होता था कि मैं जब कुछ पढ़ता था तो उसको मैं अपने शब्दों में अपने दिमाग में एक बार एक टाइप से रिवीजन टाइप से कर लिया करता था। एक इलैबोरेशन टेक्निक होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ को अपने शब्दों में या तो लिख लो या तो अपने मन ही मन में दोहरा लो। ये चीज़ें थी। और एक और टेक्निक होती है कि आपने जो पढ़ा उसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हुए, कोई एनालॉजी एनालॉजी बनाते हुए, तो वो चीज़ें क्या होती है कि आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये भी हुआ करता था, ऐसा किया करता था मैं। और अपने जब भी मैं मेंस का कोई भी टॉपिक पढ़ा करता था तो मैं हमेशा ये करता था कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करता था। फिर उसके बाद मैं उसका टॉपिक शुरू करता था मैं उसमें। तो उससे क्या होता था मैं कि मुझे ये दिख जाता था कि अच्छा हाँ, ये पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस टॉपिक पढ़ते समय मेरे दिमाग में हमेशा चलता था अच्छा ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और यदि ये 3 नंबर के लिए आया तो मैं ये पॉइंट लिखूँगा। ये और 5 नंबर के लिए आया है तो मैं ये पॉइंट लिखूँगा, और 11 नंबर में आया तो ये पॉइंट 11 नंबर में आ सकता है, ऐसे-ऐसे करके। तो ये चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती रहती थी। भले ही आंसर राइटिंग मैंने करी नहीं उतनी, लेकिन जो आंसर की फ्रेमिंग होती थी वो हमेशा मेरे दिमाग में चलती होती थी पढ़ाई के टाइम पे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी मेंस के लिए। एमपीपीसी की तैयारी के दौरान आपको क्या लगता है कि क्या मोस्टली एस्पिरेंट गलती करते हैं और जो उनको नहीं करना चाहिए, जिससे सिलेक्शन में थोड़ा सा लेट हो जाता है?
जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि एक ये जो स्ट्रैटेजी मेनिया का दौर चल रहा है कि आप लगभग सभी से पूछिए कि आप बता दीजिए स्ट्रैटेजी बता दीजिए, स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा कारण तो मैं यही मानता हूँ किसी के सक्सेस ना मिलने का कि हम स्ट्रैटेजी किसी की देखते हैं तो हम उसको एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात तो। और आपको अब मैं ही क्या ही बताऊँ अपनी स्ट्रैटेजी, आप यूट्यूब में इतनी सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है। मैं भी कभी पूछा खुद से ही क्वेश्चन पूछता था कि यार यूट्यूब में इतनी सारी स्ट्रैटेजी पड़ी हो, टॉपर टॉक्स पड़ी हुई है, लगभग नॉलेज का भरमार है पूरा, तो फिर भी लोग सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते। तो फिर मैंने ये चीज़ें खुद से भी ऑब्जर्व करी, खुद का एक्सपीरियंस भी रहा मेरा कि पहला मुझे ये लगा कि स्ट्रैटेजी तो ठीक है, आपको मिल गई, आप कोई अच्छा आपका मार्गदर्शक रहा या कोई टॉपर का आपको देख के आपने उसको फॉलो करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि आप उसको स्ट्रेटजी को पर्सनलाइज़ नहीं करते, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के बैकग्राउंड अलग होते हैं, हर किसी का नॉलेज लेवल अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है, हर किसी का पढ़ने का टाइम अलग है। कोई 1 घंटे ही बैठ सकता है एक सिटी में, कोई 4-4 घंटे बैठ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी की किसी की सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, उसको पर्सनलाइज़ नहीं करते, अपने हिसाब से उसको ढालते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगता है कि स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी ना होने का, अपना सक्सेस ना मिलने का। और दूसरा मुझे ये सबसे बड़ा एक और रीज़न लगता है कि हम बना तो लेते हैं, भले अपने पर्सनल स्ट्रेटजी बना ली, मैंने भी बनाई, मैंने तो बहुत स्ट्रेटजी बनाई, मैं तो आपको खैर यहाँ दिखा नहीं सकता मुझे कि मतलब कितने टाइम टेबल बनाए, कितनी बार उनको रिवाइज़ किया है मैंने। तो उसमें क्या होता है कि हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, कि हम जो बना तो लेते हैं लेकिन उसके उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते। कई कई बार हम इतना ओवर एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं कि बस अब तो बिल्कुल सिलेक्शन पक्का ही है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज़ को ध्यान पे रखते नहीं हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कई बार अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, कभी कुछ हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को फैक्टर में हम लेते नहीं और बिल्कुल एक आइडियलाइज़ फॉर्म में हम बनाते हैं टाइम टेबल वगैरह जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ डिसिप्लिन रहता नहीं है। तो खुद को मैंने डिसिप्लिन रखने के लिए मैंने एक 2-3 चीज़ें थी जो मैंने अपने नवोदय से ही सीखा था, जो मेरा स्कूल था, क्योंकि हमको वहाँ पे एक शेड्यूल में सारी चीज़ें कराई जाती थी कि सुबह पीटी से लेकर के नाश्ता से लेकर के पढ़ाई से लेकर के शाम को हमारे रेमेडियल क्लास हो गई और इतने बजे सोना है। तो वो मतलब मेरे कैरेक्टर में, मेरे पर्सनालिटी में थी कि मैं एक शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करता था। तो उस शेड्यूल का मेरा ऐसा रहा कि यहाँ पे भी मैंने वही प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया कि भाई 6:30 बजे उठना है, 8 बजे जाके लाइब्रेरी में बैठ जाना है, 1 बजे तक पढ़ाई करनी है, 1 से 2 के बीच में खाना खाना है, 2 से फिर पढ़ाई करनी है 5:30 तक, 5:30 बजे के बाद फिर एक ब्रेक लेना है आधे घंटे का, फिर 6:30 से 8:30 तक फिर पढ़ाई करनी है। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। और फिर उसके बाद फिर एक और बात आती कि सेल्फ मोटिवेटेड था मैं, खुद को मोटिवेट रखता था, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अपने फेवर में काम नहीं करती, कई कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार कुछ हो नहीं रहा, अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो खुद को मोटिवेट आप रखें, कैसे भी रखें। तो वैसा मैं रखता था बहुत सारी चीज़ों, अपना उत्साह बना के रखता था कि कभी कभी बीच में यदि ब्रेक आ रहा है, जैसे कोई न्यूज़ आ गई कि यार पेपर पोस्टपोन हो गया, तो मैं क्या किया करता था कि कोई किताबें पढ़ा करता था कि ठीक है, मतलब पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने, भले ही मैंने सब्जेक्ट का नहीं पढ़ता था लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। कोई सेल्फ हेल्प किताबें हो गई, कुछ जो हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, भले ही एग्जाम में नॉलेज काम ना आए लेकिन हमको एज ए पर्सन डेवलप करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कम से कम सिर्फ एक उत्साह बनाए रखने के लिए किया करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप भी करिए। और मैं मतलब आपको रिकमेंड करूँगा आखिरी में, कुछ 3 किताबें हैं, आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। एक तो आप एटॉमिक हैबिट्स है, जेम्स क्लियर के है, और एक है इनर इंजीनियरिंग, और एक है अनलिमिटेड मेमोरी, केविन हॉर्सली की। तो ये 3 किताबें आपको मतलब प्रिपरेशन में हेल्प इसलिए करेगी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक इन दी एंड सारा गेम होता है हमारे हैबिट का, क्योंकि आपको विल पावर जो होती है वो एक बोला तो जाता है कि अनलिमिटेड है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली विल पावर बहुत लिमिटेड है, तो उसमें हमारी हैबिट काम आती है। तो वो हैबिट डेवलप करने का एक तरीका है, उस तरीके को समझाया गया है एटॉमिक हैबिट्स में कि हम कैसे अच्छी हैबिट डेवलप करें और जो बुरी हैबिट्स हैं वो हम कैसे हटाना है। और इंजीनियर इंजीनियरिंग इसलिए भी क्योंकि वो जो सदगुरु द्वारा लिखी गई है वो, तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल, एक स्पिरिचुअल तरीके से हमें बताया जाता है कि हम खुद को कैसे शांत रखें, मन को कैसे शांत रखें। तो क्योंकि जो है हम वही बताया कि उत्साह कैसे बनाए रखें, कई कई बार चीज़ें हमारे फेवर में काम नहीं करती तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वैसे। और बाकी जो अनलिमिटेड मेमोरी जो बताई वो मैंने इसलिए बताया कि एमपीपीएससी जो है फैक्चुअल नेचर का, तो उसमें बहुत सारे डेट है, ये सारे नाम याद करने हैं,
डायनेस्टीज़ के नाम वगैरह याद करने, तो उनको याद करने की वो एक मेमोरी सिस्टम वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप चीज़ें कैसे याद करें? तो ये 3 किताबें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मॉक इंटरव्यू जैसे नहीं दिया था, तो आपको मॉक इंटरव्यू देने के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे मॉक दे देना चाहिए था, या आपको लगा कि आपने डिसीजन सही लिया? जी, देखिए मैं अपनी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको बताता हूँ मैं आपको। कि देखिए मैंने जब इसकी तैयारी शुरू करी, तो जो जैसा भी मेरा एनालिसिस रहा थोड़ा बहुत, उसमें मैंने ये किया कि देखा कि मुझे यार जो प्री का वैसे भी आपको क्लियर ही करनी होती है, इसमें आप कितने नंबर ला लो जुड़ते तो हैं नहीं, कट ऑफ क्लियर करना। तो शुरू से मेरा प्री में इतना ही फोकस होता था कि मुझे बस इतने मार्क्स लाने हैं कि भाई अपन मेंस लिखना है हमको, तो प्री में सिर्फ पास करना है। और फिर देखा कि मेंस जो है उसमें हम अच्छा इन द सेंस, मतलब कि हम जो मेरा पर्सपेक्टिव है और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं जो आंसर लिखूंगा उसके द्वारा मुझे जज किया जाएगा, और उसमें एक सब्जेक्टिविटी उतनी नहीं आती जितनी कि ऑब्जेक्टिविटी और अनसर्टेनिटी उतनी नहीं है जितनी कि प्री में है और इंटरव्यू में है। तो मेंस में मुझे ऐसा था कि यार यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे मार्क्स लाने हैं। और ऐसा मेरा एनालिसिस भी रहा था कि इन दी एंड आपको प्री में यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो सिलेक्शन तो आपका रुकेगा नहीं कम से कम, मतलब मेरा इतना एनालिसिस था मेरा। तो मैंने भी उसी पे काम किया कि यार मेंस में इतने नंबर लाने हैं कि कम से कम इंटरव्यू के कारण मेरा सिलेक्शन रुके ना। और इसलिए इंटरव्यू में मैंने ज़्यादा ध्यान भी दिया था, ये मेरी गलती भी रही, इसके कारण मेरे नंबर भी कम आए। ये मैं मानता हूँ कि मेरी गलती रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पहचानें। तो मैंने पहचान तो लिया था कि मेरी ये वीकनेस है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता, थोड़ी सी मेरी कम्युनिकेशन में थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में मेरा थोड़ा गैप है, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाया था मैं। और क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग सी थी कि मैंने इंटरव्यू को उतना ज़्यादा कभी तवज्जो दिया नहीं, तो मैंने उस पर काम किया नहीं वैसे। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो जब मैं 2020 का इंटरव्यू देके निकला था, तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू तो मेरा ख़राब ही गया था, 95 मार्क्स आए मेरे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस बार लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, लेकिन मुझे डिप्टी कलेक्टर मिलेगा नहीं। तो फिर वही देखा कि अब करना क्या है आगे। तो फिर जो मैंने बताया कि आपको कि मेरा मेंस में सिर्फ मार्क्स लेने का फोकस होता था कि जितने जितने से ज़्यादा नंबर आप खींच सको, तो वो तो मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन इंटरव्यू के लिए मैंने इस बार सोचा था कि नहीं यार, कम से कम 1 या 2 मॉक मैं दूंगा, जो मैंने पिछले बार नहीं दे पाया था, जो कि मेरी गलती रही। तो वही मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, देना चाहिए, इसका फ़ायदा मिलता है आपको। क्योंकि क्या था कि जैसे मेरी पर्सनैलिटी थी कि मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का हूँ, तो क्या है, कम्युनिकेशन जो कोई आइडिया को कन्वे करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट तो नहीं कहूँगा, जो फ्लो होता है कि स्पीच फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो आगे वाले को ऐसा लगता है कि इसको पता नहीं है कुछ करके। तो जबकि वैसा नहीं है, क्योंकि लिख तो लूँगा, आप मेरे से वही चीज़ आप मुझसे लिखवा के पूछोगे तो मैं अच्छे से लिख लूँगा, लेकिन क्या है कि बोलने में मेरे आता नहीं है। तो मैंने ये थी मेरी गलती थी, मैंने रियलाइज़ करी 2020 के इंटरव्यू के बाद। तो 2021 में यही सोचा था कि मैंने कि हाँ भाई, अब मतलब कम से कम 2 मॉक तो मैं दूंगा इसमें, तो इस चीज़ में मैं काम करूँगा। तो वही है कि आप देखिए, ज़्यादा भी मॉक मत दीजिए, पर कम से कम आप इतना तो कर लिए कि इतना तो आप खुल जाइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आपके सामने कोई आपसे बात कर रहा है, तो आपके प्रॉपर तरीके से एक फ्लो में आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इन दी एंड जो कम्युनिकेशन होता है, यदि उसमें फ्लो प्रॉपर नहीं है तो आगे वाला भी बोर हो जाएगा और उसको भी लगेगा कि यार इसको कुछ आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आप 1-2 मार्क वगैरह दे दें। मैं भी देने ही वाला था, लेकिन वो तो किस्मत से क्या हुआ कि सीधे मुझे डिप्टी कलेक्टर ही मिल गए, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं होता तो मैं अभी देता। एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे, और जर्नी में अपने आप को कैसे बैलेंस रखे, कुछ लास्ट में एमपी एस्पिरेंट्स के लिए? जी देखिए, जर्नी एमपीपीएससी जर्नी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबी हो जाती है। जैसे मेरी बहुत लंबी हो गई, मैं 2015 का पास आउट हूँ और अब 2023 लगभग 8 साल हो गए। तो जो मुझे ये सारी एग्ज़ाम देते हुए जो इतना लंबा समय हो गया, इतनी मुझे असफलताएं मिली। 2015 में जैसे आईआईटी का पास आउट हूँ, तो मतलब एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हम यार कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा आउटसाइड द क्राउड है, हम क्राउड से थोड़े अलग हैं, ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस कहें वो बात की बात है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन क्या हुआ कि लगभग विभिन्न कारणों से मैं 2015 से लेकर 2019 तक मुझे एक भी एग्ज़ाम में कोई सफलता नहीं मिली। तो मतलब कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद आया तो रोए, 1-2 बार तो मैं रोया भी हूँ कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, उत्साह, मतलब कई कई बार चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे,
तो खुद को कोसता था यार कि क्या मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्या कुछ लिखा ही नहीं है मेरी लाइफ में अच्छा होना है, ऐसा करके। तो एकदम लगता था कि यार क्या ही हो रहा है लाइफ में। तो ये बात चीज़ें आती कभी कभी कि आप लंबे समय तक लगे रहते हैं लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपको लगता है कि यार बस अब बोरिया बिस्तर बांधो और कोई भी जैसी भी कोई भी नौकरी मिलती है तो फिर आप अपना एम छोटा करने लगते हैं कि आपने सोचा है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप आ जाते हैं कि नहीं अब तो बस मुझे कोई जॉब ही मिल जाए वही काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसा ऐसा करके ये मेरे साथ भी हुआ, आखिरी आखिरी तक आके हतोत्साहित इंसान हो जाता है। आखिर सभी इंसान ही हैं, हम भी इंसान ही हैं, सभी इंसान हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो उत्साह बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही है कि एक हमारे सर हुआ करते थे कि उन्होंने ये बताया था कि यदि आपको कभी ऐसा हतोत्साहित महसूस हो या आप कभी डिस्ट्रैक्ट हों तो आप हमेशा यह क्वेश्चन अपने खुद से पूछिए कि मैं आया क्यों था यहाँ पे। हमेशा आपसे क्वेश्चन जब भी आप रहे कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मेरा मकसद क्या था यहाँ आने का, और जो मैं बनना चाहता हूँ मैं क्यों बनना चाहता हूँ, तो मेरा सोर्स ऑफ। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से पूछोगे तो इंस्पिरेशन अपने आप मिल जाता है। और कई कई बार आप अपने आसपास देखोगे, अपने माता पिता का संघर्ष देखोगे। जैसे मेरे लिए तो मेरा माता पिता का संघर्ष ही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मुझे ये लगता था कि यार मुझे तो सिर्फ एसी कमरे के लाइब्रेरी, एसी वाली लाइब्रेरी थी, तो उसमें मुझे एक कोने पे बैठ के तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना मुझे खाने के बारे में सोचना है, ना मुझे रूम रेंट के पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है इस बारे में सोचना है। तो मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ मतलब। तो ये सब मैं पूछता था खुद से कि यार ऐसा क्या है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्वेश्चन पूछता था मैं खुद से। तो मोटिवेशन खुद ही आ जाता था, क्योंकि जब आप खुद जवाब ढूंढते हो तो लगता है कि नहीं अच्छा ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये ऐसा करना चाहिए। और बाकी अब मम्मी पापा का अपना संघर्ष तो आप देखते ही हो कि आपको इतनी वो बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी रोक टोक के आपको सपोर्ट करते हैं। तो एक वही जो सपोर्ट होता है वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो मेरे लिए भी यही था कि आप बाकी तो आप ऐसा है कि जैसा बताया कि मैंने जर्नी लंबी रही, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी के साथ में कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लंबा सफ़र हो जाता है, कभी काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है कि भाई हमारा तो हो ही नहीं रहा, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ें नहीं निकल रही, तो हतोत्साहित हो जाता है इंसान। तो आप हतोत्साहित ना होइए, खुद को मोटिवेट रखिए और देखिए बुरा समय यदि अभी चल रहा है तो अच्छा समय आएगा, ये तो एक रीति है कहा जाता है। और मैं एक उसके माध्यम से भी आपको समझाना चाहूँगा। एक मैथमेटिक्स में एक मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट होता है। तो जब मिनिमा आता है तो उसके बाद अगला पॉइंट मैक्सिमम ही आएगा। मतलब जो एक ग्राफ होता है जैसे साइन साइन कर्व होता है, इस तरीके से होता है। उसमें यदि टॉप पॉइंट है तो उसके बाद नीचे आएगा, यदि नीचे है तो जाना ऊपर जाना ही है। मतलब आप इधर से भी जाओगे तो ऊपर ही जाओगे, इधर भी जाओगे तो ऊपर ही जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखिए। बाकी तो आपकी जो जर्नी है वो जैसा लिखा है वो तो हो गई, सबका अपना अपना अपनी जर्नी है, वो आप करिए पूरे उत्साह, लेकिन उत्साह अपना बनाए रखिए। आप आपका तरीका अलग हो सकता है उत्साह बनाए रखने का, लेकिन आप हतोत्साहित देखिए होना तो कॉमन है, लेकिन आप मैं यही कहूँगा कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए और प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए कि यार इतनी तैयारी मैं कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से गाइड किया और काफ़ी अलग पॉइंट्स जानने को मिले, अलग पर्सपेक्टिव भी मिला जानने का तैयारी का, तो काफ़ी अच्छा लगा। जी जी, अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि एक कबीर जी का मुझे दोहा याद आ रहा है कि जिनमें जितनी बुद्धि है और तितनो देत बताए और वाको बुरा ना मारिए और कहाँ से लाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे मेरी जितनी समझ थी और जो मैंने सीखा वो इस शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने बताने की कोशिश करी। तो आप इसका ज़्यादा बुरा ना मानिए कि यार ये अच्छे से बता नहीं पाया, ये कर नहीं पाया। तो मेरे जितनी समझ थी जैसे मैंने बताया कि आपको बताने की कोशिश की। बाकी मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू।